माइकल फेरेडे एक बहुत ही ज्यादा गरीब फैमिली से थे। सबसे पहले फील्ड लाइंस के बारे में दुनिया को बताया तो फाराडे बाबा ने और लेंस बाबा ने मिलकर अपन को तो 1820s में ऑयस्टर के पहले एक्सपेरिमेंट के बाद सबको पता चल गया था कि यार करंट कैरिंग वायर्स के थ्रू मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो सकती है। तो काफी सारे साइंटिस्ट के मन में ये था डाउट कि यार क्या अपन उल्टा भी कर सकते हैं क्या, क्योंकि नेचर में यार होती है सिमेट्री और इस सिमेट्री को मेंटेन करने के लिए सभी साइंटिस्ट इस चीज के पीछे पड़ गए कि अगर एक करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड पैदा कर सकती है तो क्या एक मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू हम करंट जनरेट करा सकते हैं क्या। दैट मीन्स वहीं से लोगों के मन में आइडिया आ गया था कि हम टरबाइन जनरेटर ये सब बना सकते हैं क्या। तो इसी का आंसर इस चैप्टर में अपन को फाइनली मिलता है, दैट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये जो वर्ड इंडक्शन है ये वर्ड इंड्यूस से आया है। इंड्यूस का मतलब टू मोटिवेट। जैसे कई बार होता नहीं है कि अपन को जैसे कोई पानी पी रहा है तो उसको देख के अपन को भी प्यास लगने लगती है, कोई जमाई मार रहा है तो उसको देख के अपन को भी जमाई आ जाती है, राइट। तो इंड्यूस होना मतलब मोटिवेट होना, तो यहीं से वर्ड आया इंडक्शन। तो किसी तरीके से कोई अगर आपको मोटिवेट करे तो कुछ आप कर सकते हो। तो सिमिलरली एक कॉइल को जब मोटिवेट किया जाता है मैग्नेटिक फील्ड से तो उस कॉइल में करंट पैदा होती है और इस पूरे फिनोमिनन को अपन बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो इस स्टोरी के हीरो है माइकल फेरेडे एक बहुत ही ज्यादा गरीब फैमिली से थे। उनके फादर एक ब्लैकस्मिथ थे और उनकी बहुत ज्यादा कोई फॉर्मल एजुकेशन भी नहीं हुई थी और इसी कारणवश 1830s के अराउंड में वो एज अ नौकर एक साइंटिस्ट के घर पे काम करते थे। तो उस साइंटिस्ट के वहां पे जब वो काम करते थे तो अपने फ्री टाइम में साइंटिस्ट उन्हें अपनी लेबोरेटरी में वर्क करने देता था और उसी लेबोरेटरी में माइकल फेरेडे अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स करते रहते थे। और माइकल फेरेडे ही वही व्यक्ति थे जिन्होंने सबसे पहले फील्ड लाइंस के बारे में दुनिया को बताया और ये बताया कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसी होती हैं और इनकी वजह से ही फोर्सेस लगती हैं नेचर में। तो एक्शन एट अ डिस्टेंस जो टर्म है इसको आप गूगल जरूर से करना। इसके बारे में सबसे पहले माइकल फेराडे ने ही क्लैरिटी दी थी कि ऐसा क्यों होता है, दैट इज बिकॉज ऑफ द फील्ड फोर्सेस। तो ऐसी एक दिन लेबोरेटरी में क्या होता है कि माइकल फेराडे यही कोशिश कर रहे थे कि यार क्या हम किसी तरीके से मैग्नेटिक फील्ड से करंट जनरेट करा सकते हैं क्या। तो उनके पास क्या था, एक सिस्टम था, उनके सामने एक सिस्टम था जहां पे एक कॉइल थी इस तरीके की, मतलब एक सिंपल सी कॉपर की वायर थी और एक गैल्वेनोमीटर उससे कनेक्टेड था, कोई बैटरी नहीं कुछ भी नहीं। अब उन्होंने सबसे पहली चीज जो नोटिस की, जब उन्होंने एक स्टेशनरी मैग्नेट को इस कॉइल के पास लाके रखा तो कुछ भी देखने को नहीं मिला, गैल्वेनोमीटर बिल्कुल भी मूव नहीं किया, कोई करंट फ्लो नहीं हो रही थी। तो ऐसी एक्सपेरिमेंट करते करते एक बार उन्होंने क्या किया कि इस मैग्नेट को मूव कराया, सपोज टुवर्ड्स द कॉइल उन्होंने मूव कराया। तो यहाँ पे उनको देखने मिला दो बातें। पहली बात तो ये थी कि ये जो कॉइल था ये उस मैग्नेट को रिपेल कर रहा था और दूसरी बात ये था कि इस कॉइल में एक करंट इंड्यूस हो गई थी जिसकी तलाश काफी सारे साइंटिस्ट काफी सालों से कर रहे थे। तो 1820 के बाद 1831 में 11 साल बाद ये चीज पता लगी थी कि हम वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड से करंट पैदा कर सकते हैं। तो यहाँ पे दो ऑब्जर्वेशंस उनको हुई कि जो मैग्नेट था मैग्नेट वाज रिपेल्ड, और सेकंड ऑब्जर्वेशन ये था कि इस कॉइल के अंदर एक करंट इंड्यूस हो गई थी। इसी तरीके से उन्होंने एक और एक्सपेरिमेंट किया था और अब की बार उन्होंने क्या किया, इस मैग्नेट को कॉइल से दूर लेके जा रहे थे तो उनको ये दिखा कि ये कॉइल उस मैग्नेट को अट्रैक्ट करने लग रही है और इस केस में भी उनको एक इंड्यूस्ड करंट गैल्वेनोमीटर के थ्रू जाते हुए दिखी, क्योंकि गैल्वेनोमीटर का कांटा थोड़ा सा डिफ्लेक्ट कर गया था। तो इन दोनों ऑब्जर्वेशन से काफी कुछ सीखने मिला जिसपे आगे जाके लेंस ने भी एक अपना लॉ बताया जिसके थ्रू प्रॉपर तरीके से हमें फाराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन मिला और हम ये बता सके कि कितनी करंट इस कॉइल में मूव करेगी, कितना पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे क्रिएट होगा, ये सब बातें अपन को पता लगी। तो एक एक करके अपन समझते हैं। सबसे पहली ऑब्जर्वेशन इसमें यह थी कि जब मैग्नेट पास आ रहा था तो नॉर्थ पोल से हमको पता है फील्ड लाइंस निकलती हैं, सही बात है। तो ये फील्ड लाइन जब कॉइल में से गुजर रही थी तो इन फील्ड लाइंस का जो मैग्नेटिक फ्लक्स था, जैसे अपन ने इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात की थी उसी तरीके से यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स बिल्कुल इलेक्ट्रिक फ्लक्स की तरह है। तो जो भी मैग्नेटिक फील्ड इस कॉइल से पास हो रही थी तो उसको बोला गया जो भी मैग्नेटिक फ्लक्स इस कॉइल में लिंक हुआ, LIN के लिंक हुआ, दैट मीन जो भी इस कॉइल से पास हो रही है। तो जब भी इस कॉइल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस या मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तो एक इंड्यूस करंट आता है, ये बेसिक बात है। अब दूसरी एक इंपॉर्टेंट बात इसमें यह भी आती है कि भाई करंट किस दिशा में पैदा हुआ, किस डायरेक्शन में फ्लो हुआ, राइट। तो इसका आंसर देने के लिए लेंस ने अपना लॉ बताया जिसमें ये समझाया कि देखो जो मैग्नेट है वो जब पास आ रहा है तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस राइट की डायरेक्शन में इस कॉइल में से इंक्रीज होने लगी। तो ऐसे केस में मैं बोलता हूं ये जो कॉइल है ये रोने लग जाता है। ये क्या बोलता है, जो भी हो रहा है उसको वो अपोज करने की कोशिश करता है। तो कॉइल ऑलवेज अपोजेस, इस बात को आपको केयरफुली याद रखना है, उसी से ये फॉर्मेट आपको समझ में आएगा। तो अपन क्या बोल रहे हैं, नॉर्थ पोल जब पास में आ रहा है
तो अपन बोलेंगे राइट साइड को फील्ड बढ़ रही है, तो ये कॉइल रोने लगेगा और बोलेगा यार मुझे फील्ड नहीं बढ़ानी, फील्ड को कम करो। तो ये कॉइल लेफ्ट साइड में एक फील्ड जनरेट करेगा जो इस मैग्नेट की फील्ड को थोड़ा सा कैंसल आउट करेगा, अपोज करेगा। तो अगर इस कॉइल की फील्ड इस तरफ आनी है तो कॉइल में करंट किस दिशा में फ्लो होगी, तो आप समझ रहे हो राइट हैंड थंब रूल से ऐसे डायरेक्शन में कॉइल में करंट फ्लो होनी चाहिए जिससे इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो पाएगी और मैग्नेट को रिपल्शन मिलेगा। तो इस कॉइल में जो रेड कलर से करंट आई है इसको बोला गया इंड्यूस्ड करंट और इसका एक और नाम है। तो इस तरीके से आपको ये अपोजिंग नेचर वाली बात ध्यान रखनी है और इन करंट्स को अपन एडी करंट्स बोलते हैं। तो अपन को क्या समझ में आया, जब ये मैग्नेट पास आ रहा है तो इसके नॉर्थ पोल की वजह से राइट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रही है। दैट मींस जो भी मैग्नेटिक फ्लक्स कॉइल से गुजर रहा है वो इंक्रीज हो रहा है। तो इसको अपोज करने के लिए कॉइल जो है अपनी एक अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड पैदा करेगा और इसको पैदा करने के लिए उसको अपने अंदर कॉइल को अपने अंदर एक करंट फ्लो करानी पड़ेगी जो ऐसी डायरेक्शन में, बोले तो अगर मैं लेफ्ट साइड से देखूंगा तो मुझे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट घूमती हुई नजर आएगी। तो ऐसे एंटी क्लॉक डायरेक्शन में करंट घूम के एक मैग्नेटिक फील्ड पैदा करेगी जो इस मैग्नेट को रिपेल करेगी। एक और मैं शॉर्टकट तरीका आपको बताऊंगा कि करंट की डायरेक्शन कैसे आप निकाल सकते हो जस्ट इस नेक्स्ट एग्जांपल के बाद। नेक्स्ट एग्जांपल में आप सोचो कि अपन को अगर इंड्यूस करंट की डायरेक्शन बतानी है तो कैसे बताएंगे। देखो नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसी ऐसी जा रही है, तो अपन बोलेंगे राइट साइड में जो डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड आ रही है वो फील्ड रिड्यूस होगी कॉइल से, तो कॉइल फिर रोने लगेगा। कॉइल बोलेगा अरे नहीं नहीं मैग्नेटिक फील्ड कम हो रही है, इसको बढ़ाने की कोशिश वो करेगा, अपोज करेगा हमेशा। तो इस चक्कर में इस कॉइल को इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लानी पड़ेगी, तो उसके लिए उसको ऐसी फील्ड पैदा करनी पड़ेगी और ऐसी फील्ड पैदा करने के लिए राइट हैंड थंब रूल से आप देखोगे करंट को इस तरीके से फ्लो होना पड़ेगा, तो यहां से ऊपर और यहां से नीचे, तब इसकी मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में पैदा हो पाएगी। तो यहां से हमें इंड्यूस करंट का डायरेक्शन मिल जाता है जो अपोजिंग नेचर है उसी से। तो आई होप आपको प्रॉपर तरीके से डायरेक्शन निकालना समझ में आ रहा है। जो राइट साइड वाला ये वाला जो कॉइल है इसको अपन इस तरफ से देख रहे हैं, ये हमारी अगर आंखें हैं सोचो तो हम लेफ्ट साइड सॉरी राइट साइड से इसको देख रहे हैं, जबकि इस वाली कॉइल को अपन क्या कर रहे थे, इधर से देख रहे थे। तो इसी वजह से हमको कॉइल में जो फील्ड है वो इस तरीके से नजर आ रही थी और करंट जो है वो एंटी क्लॉक डायरेक्शन में जा रहा था। जबकि यहाँ पे अगर मैं इस तरफ से देखूंगा तो मुझे इधर से ये ऊपर जाती हुई दिखेगी, ये नीचे आती हुई दिखेगी, मतलब अगेन ये एंटी क्लॉक ही दिखेगा अपन को। ठीक है, अच्छा अब मुद्दा आता है कि मुझे ये नॉर्थ साउथ कैसे पता चलेगा, तो इसका कोई शॉर्टकट बताइए सर। तो इसको आपने ऑलरेडी कुछ लोगों ने 10th क्लास में ही पढ़ा है, वही आइडिया मैं आपको बताने वाला हूँ। फिर से मैं दो एग्जांपल्स लेने वाला हूँ। सपोज अब की बार यहाँ साउथ है यहाँ नॉर्थ है, ठीक है, और मैं इस मैग्नेट को इस कॉइल में पुश कर रहा हूँ। तो अपन को पता है साउथ में जो फील्ड होती है वो ऐसे ऐसे आती है साउथ की तरफ, सही बात है। तो अपन को पता है जब मैग्नेट को कॉइल की तरफ आप लेके जाओगे तो कॉइल में इस डायरेक्शन में फील्ड बढ़ने लग रही है क्योंकि साउथ पोल पास आ रहा है। तो कॉइल क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा। दैट मींस वो अपनी फील्ड इस डायरेक्शन में पैदा करेगा और साउथ वाली फील्ड लाइंस को कैंसल आउट करेगा। तो आप सिंपल से ऐसे सोचो, जब साउथ इस कॉइल के पास आएगा तो उसको रिपल्शन मिलेगा। दैट मींस इस कॉइल में साउथ आना चाहिए इंड्यूस होके। तो मैंने बोला इस कॉइल में इस तरफ साउथ आ गया मान लो, तो दूसरी तरफ नॉर्थ आना चाहिए क्योंकि एक कॉइल में एक तरफ साउथ तो एक तरफ नॉर्थ होना चाहिए। और अपन को पता है इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस तरफ पैदा होनी चाहिए। तो नॉर्थ आ रहा है राइट साइड, तो मैग्नेटिक फील्ड इधर जाएगी। और अगर मैग्नेटिक फील्ड इधर है मतलब अंगूठा इस तरफ होगा तो हाथ ऐसे घूमेगा, तो आपको हाथ ऐसे घुमाना पड़ेगा, तभी तो इस डायरेक्शन में फील्ड बनेगी। तो अपन को यहाँ से पता लग गया कि यार जो करंट है इंड्यूस्ड करंट वो ऐसे फ्लो होगी। अच्छा किस एंगल से हम देख रहे हैं, तो मैं बोलूंगा अपन राइट साइड से देख रहे हैं। तो राइट साइड में नॉर्थ बनेगा, लेफ्ट साइड में साउथ बनेगा। अब आप बोलोगे सर ये तो आप पुराना ही तरीका बता रहे हो, शॉर्टकट कहाँ है। तो शॉर्टकट ऐसा समझो कि अगर आपने सपोज कॉइल को इस तरफ से देखा जिस तरफ से मैग्नेट आ रहा है, तो मैग्नेट के साउथ में यहाँ पे साउथ बनेगा। अब साउथ को आप थोड़ा सा इस तरीके से बनाओ सच दैट साउथ के एंड्स पे आप एरो बना दो, तो वही एरो आपको करंट की डायरेक्शन भी बता देगी। तो इस तरीके से अगर मैं साउथ बनाता हूं तो करंट की दिशा देखो मेरे को प्रॉपर मिल जा रही है। देखो अपन इसको इस तरफ से अगर देख रहे हैं तो करंट ऊपर जा रहा है और यहां से नीचे आ रहा है। दैट मींस मैं यहां से देखूंगा तो ऐसा दिखेगा, मतलब एंटी क्लॉक दिखेगा इस तरफ से देखने पे, सही है। उसी को अगर मैं यहां से देखूंगा तो मुझे क्या दिखेगा, मुझे दिखेगा करंट यहां से नीचे जा रही है और उस तरफ से ऊपर जा रही है। दैट मींस क्लॉकवाइज घूमती हुई नजर आएगी अपन को दूसरे साइड से। तो देखो ना यहां भी तो क्लॉकवाइज घूम रहा है। तो आप सिंपल से सोचो, अगर साउथ पोल को आप पास लेके आ रहे हो तो यहाँ पे भी कॉइल में साउथ बनेगा। तो अगर कॉइल में साउथ बनेगा तो इस तरफ से देखने पे वो ऐसा बन जाएगा, एस बना लेना, और उससे आपको डायरेक्शन मिल जाएगी इंड्यूस्ड करंट की। ये सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है, इसको मैं फोकट में नहीं बता रहा हूं, तो केयरफुल इसको समझो आप। नेक्स्ट एक और केस ले लेता हूं जिसमें अगेन साउथ पोल है नॉर्थ पोल है और अपन ने बोला कि इस मैग्नेट को अब हम दूर लेके जा रहे हैं। तो अब फिर से आप सोचो क्या होगा, अपन शॉर्टकट लगाते हैं। साउथ पोल अगर दूर जा रहा होगा तो कॉइल फिर से रोने लग जाएगा।
कॉइल बोलेगा अरे भाई साउथ मत जा तू, तो ये नॉर्थ बनने की कोशिश करेगा। तो अगर यहाँ पे नॉर्थ बना तो पीछे की तरफ साउथ बनेगा। अब सपोज मैं इसको यहां से ऑब्जर्व कर रहा हूं, इस तरफ से, मतलब इस तरफ से मैं इसको देख रहा हूं, तो मुझे कैसा दिखेगा समझो, नॉर्थ है, ठीक है। तो अगर मैं सामने से देखूंगा तो मुझे कॉइल ऐसी दिखाई देगी। अब देखो, नॉर्थ को आपको ऐसे लिखना है, ऐसे ऐसे दो ब्रैकेट बना लो और ऐसे करके ज्वाइन करा दो, तो ऐसे एरो और ऐसे एरो बनाओगे तो नॉर्थ पोल बन गया। मतलब जो यहाँ पे नॉर्थ पोल बन रहा है इस तरफ से, तो उसको मैंने यहां से जब देखा तो मुझे ऐसे एन दिखेगा, और जिस डायरेक्शन में एन की एरोज होंगी उसी डायरेक्शन में इंड्यूस्ड करंट फ्लो कर रही होगी, तो ये अपने करंट का हिसाब हो जाता है। ठीक है, इसमें ड्राइंग में आप बनाओगे तो करंट यहां से ऊपर जा रही होगी, यहां से नीचे आ रही होगी, तभी अपन बोलेंगे हाथ घुमाने पे इधर मैग्नेटिक फील्ड आएगी, तो इस डायरेक्शन में हम मैग्नेटिक फील्ड बी बना सकते हैं, दैट इज इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड। और ये रेड कलर से हमने करंट बना रखा है। तो आई होप आपको ये डायरेक्शन गेस करना प्रॉपर तरीके से समझ में आया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात इसमें अपन को ये समझनी है कि फैराडे का जो लॉ है, किसके थ्रू हम इस करंट की वैल्यू निकाल सकते हैं, वो कैसे निकाली। तो फैराडे बाबा ने और लेंस बाबा ने मिलकर अपन को जो प्रॉपर फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है वो अपन को दिया। इस लॉ में उन्होंने हमें बताया कि यार जो भी मैग्नेट जब पास जा रहा है तो यहाँ पे कॉइल जो है वो अपोजिंग नेचर दिखा रहा है, तो इस बात का अपन को विशेष ध्यान रखना है फर्स्ट ऑफ ऑल। और फिर फैराडे बाबा ने जो अपना लॉ दिया, उन्होंने बोला कि यार देखो, जो भी कॉइल में करंट पास ऑन हो रही है, करंट फ्लो हो रही है, करंट किसी भी सर्किट में फ्लो होने के लिए हमको क्या चाहिए, तो करंट किसी भी सर्किट में फ्लो होने के लिए हमें पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। ठीक है, वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस आप बोलोगे, तो वही अपन को चाहिए, अदरवाइज करंट फ्लो ही नहीं हो सकती। बैटरी तो चाहिए तभी तो करंट फ्लो होगी। तो पोटेंशियल डिफरेंस को उस जमाने में उन्होंने ईएमएफ बोला, क्योंकि उस जमाने में उनको पोटेंशियल डिफरेंस नहीं पता था। तो उन्होंने बोला कोई ना कोई एक फोर्स होगी जो इसमें चार्जेस को घुमा रही है, तो उसका नाम दिया गया इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, दैट इज ईएमएफ। तो जो भी इस कॉइल में ईएमएफ पैदा होगी, जो भी पोटेंशियल डिफरेंस पैदा होगा, वही इसमें करंट ड्राइव करेगा ओम्स लॉ के हिसाब से, डेल्टा वी बराबर आई आर। तो ईएमएफ को मैं ऐसे लिखता हूं, तो ईएमएफ दैट इज इंड्यूस्ड ईएमएफ इज गिवन बाय नेगेटिव ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो बेसिकली यही हमारा फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है। एक और इंपॉर्टेंट बात इसमें हमको जानना बहुत जरूरी है कि जो माइनस साइन है ये बेसिकली लेंज लॉ को बताता है, और लेंज लॉ बहुत सिंपल ये बोलता है किसी भी कॉइल में जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तो जो भी इंड्यूस्ड ईएमएफ या इंड्यूस्ड करंट आती है वो इस डायरेक्शन में आती है सच दैट चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स को वो करंट अपोज करे। इसको आप ऐसे समझो, अगर नॉर्थ पोल आ रहा है तो हम बोलेंगे राइट साइड में फील्ड जो है वो कॉइल में से इंक्रीज हो रही है, तो राइट साइड में जाती हुई मैग्नेटिक फ्लक्स इस कॉइल में से इंक्रीज हो रही है, तो इस कॉइल में करंट ऐसा इंड्यूस होगा कि इस इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स को अपोज करे। मतलब यहां पे करंट ऐसे घूमेगी सच दैट ये एक अपना इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड उल्टी दिशा में पैदा करे और इस चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स ड्यू टू मैग्नेट को अपोज करे, दैट इज रिपेल करे। तो अगर मैग्नेट आता है पास में तो ये रिपेल करने लगता है, अगर मैग्नेट दूर जाता है तब ये उसको बुलाने लग जाता है, तो यही अपोजिंग नेचर को बताता है। तो उसी की वजह से यहाँ माइनस आता है, और ये सारी डायरेक्शन वगैरह जो भी हमने सीखी है ये लेंस बाबा की वजह से ही हमने सीखी है। एक एग्जांपल के साथ इसको और बढ़िया तरीके से समझते हैं। तो सपोज अपने पास एक ये कॉपर की कॉइल है, रेक्टेंगुलर शेप की कॉइल है। ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मैंने बना रखी है जो पेपर के अंदर जा रही है, आपके स्क्रीन के अंदर जा रही है, तो क्वेश्चन में सपोज अपन को बोलता है पहला केस, अगर मैग्नेटिक फील्ड समय के साथ बढ़ रही है तो इस कॉइल में किस डायरेक्शन में इंड्यूस्ड करंट आएगा। तो इसको देखो, समझने के लिए क्या करना है, जो भी फील्ड लाइंस अंदर की तरफ जा रही है वो बढ़ती जा रही है समय के साथ, तो कॉइल रोने लगेगा। कॉइल इस अंदर जाती हुई फील्ड लाइंस को अपोज करेगा अपनी खुद की फील्ड पैदा करके, तो इस कॉइल की जो फील्ड है वो बाहर आनी चाहिए। उसके लिए आप सोचो करंट कैसे इसमें आना चाहिए, तो आप बोलोगे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर करंट आता है तो अपन को एक आउट ऑफ द प्लेन मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी जो कि कॉइल की वजह से होगी, और ये ओरिजिनल मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करेगी। तो यहां पे हम बोलेंगे करंट विल बी इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, सेकेंड केस एक और लेते हैं। सपोज अब की बार मैग्नेटिक फील्ड अगर कम हो रही है समय के साथ, धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीत रहा है मैग्नेटिक फील्ड कम हो रही है, तो अंदर की डायरेक्शन में फील्ड कम हो रही है, तो कॉइल फिर रोने लगेगा, अरे यार कम मत हो यार, बढ़ाने की कोशिश करेगा। तो वो बढ़ाने की कोशिश करेगा तो खुद की फील्ड, कॉइल की फील्ड इनटू द प्लेन पैदा करेगा, राइट। तो उसके लिए आप बोल सकते हो राइट हैंड थंब रूल के हिसाब से क्लॉकवाइज करंट जनरेट होनी चाहिए, क्योंकि जब क्लॉकवाइज करंट जनरेट होगी तो एक अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड ये कॉइल पैदा करेगा, जिससे घटते हुए मैग्नेटिक फील्ड को बचाया जा सकेगा। तो इस केस में जो हमारा करंट होगा दैट विल बी इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन।
तो आई होप आपको ये डायरेक्शन प्रॉपर समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं, इसका आंसर आप मुझे कमेंट्स में जरूर से बताना, ठीक है। सेम क्वेश्चन है, मैं बोल रहा हूं मैग्नेटिक फील्ड लाइन अब की बार बाहर है, पहले अंदर थी अब की बार बाहर है। बाहर की डायरेक्शन में अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम हो रही होंगी तो इस कॉइल में इंड्यूस्ड करंट किस दिशा में होगा ताकि उस चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड को अपोज कर सके। कमेंट्स में डेफिनेटली से आपको बताना है अगर आप ध्यानपूर्वक स्टडी कर रहे हो। नेक्स्ट एक बेसिक लेवल का मैं आपसे सवाल ले रहा हूं। तो इस सवाल में हमसे पूछ रहा है कि एक कॉइल है, उस कॉइल में से मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस हो रही है जिसका मैग्नेटिक फ्लक्स कुछ ऐसा गिवन है और इसका जो यूनिट होता है फ्लक्स का वो वेबर होता है, एडवर्ड वेबर के ऊपर, ठीक है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स का इक्वेशन हमको दिया है, कॉइल में बोल रहा है अगर 20 टर्न्स है तो t बराबर 3 सेकंड में कितनी इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगी। तो मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ ही वो हमसे पूछ रहा है, इसलिए ज्यादा टेंशन नहीं है। हमको ये ध्यान रखना है इंड्यूस्ड ईएमएफ इज माइनस डी फाई बी बाई डी टी। माइनस को ध्यान रखना है क्योंकि लेंस लॉ ने एक माइनस दिया है, बहुत इंपॉर्टेंट। तो फिलहाल हमको मैग्नीट्यूड निकालना है तो मैं मॉड लेके ही बता दूंगा। तो आप इसको डिफरेंशिएट कर दो, तो डी फाइव बाई डी टी करोगे तो ये आएगा 80 माइनस 16, और इसमें अगर आप t की वैल्यू को 3 पुट करोगे तो 8 3 24, 24 माइनस 16 विल बी 8। परंतु यहाँ पे अपन को एक और डेटा गिवन है कि यार 20 टर्न्स है, तो 20 टर्न्स के लिए इस पूरी इक्वेशन को इंटू 20 भी तो करना पड़ेगा। तो अब आप देखो t को जब आप 3 रखोगे, 8 3 24 माइनस 16 दैट विल बी 8। 8 इंटू 20 भी अपन को करना पड़ेगा फाइनल आंसर में, तो अपन को 160 वोल्ट मिल जाएगा। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ आपको ध्यान देना है कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है ये ईएमएफ है, पोटेंशियल डिफरेंस, तो इसकी यूनिट वोल्ट्स में आएगी। एक और छोटी सी मजेदार बात आपको बताता हूं कि ये जो फ्लक्स है मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है, इसकी जो यूनिट है वो वेबर ही है, वेबर डब्ल्यू बी। इसको अपन ने पहले देखा था मैग्नेटिक फील्ड में, जब अपन मैग्नेटिक फील्ड लिखते थे तो उसकी यूनिट होती थी टेस्ला, टेस्ला या फिर मैंने लिखाई थी वेबर पर मीटर स्क्वायर, सही बात है। अब ये आया कहां से, देखो जो फ्लक्स है, फ्लक्स क्या होता है भाई, फ्लक्स होता है मैग्नेटिक फील्ड इंटू एरिया इंटू कॉस थीटा, वो तो एक नंबर है तो उसका कोई वो यूनिट नहीं है, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट अगर मुझे निकालना है तो फ्लक्स की हो जाएगी वेबर, और ये एरिया नीचे आएगा तो अपॉन में मीटर स्क्वायर आ जाएगा, तो ऐसे करके वेबर पर मीटर स्क्वायर मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट बनती है। एक और इंपॉर्टेंट बात है, इसमें मैं मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस तो नहीं कराऊंगा। इसका रीजन ये है इलेक्ट्रिक फ्लक्स जिस तरीके से ऑपरेट करता है, जैसे सवाल आते हैं सेम टू सेम मैग्नेटिक फ्लक्स में भी आ सकते हैं। तो मैं कोशिश कर रहा हूं नेक्स्ट लेवल मैग्नेटिक इंडक्शन से रिलेटेड जो भी सवाल आएंगे उसमें इसका इस्तेमाल करके आपको बताऊंगा। अगर आपको मैग्नेटिक फ्लक्स सीखना है बेटर तरीके से तो आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स को बढ़िया तरीके से समझो, तो उसके लिए देखो गॉस लॉ की कंप्लीट प्लेलिस्ट है चैनल पे, उसकी लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो गॉस लॉ के सभी वीडियोस को आप देखोगे तो आपका मैग्नेटिक फ्लक्स, सॉलिड एंगल, ये सब बहुत बढ़िया तरीके से क्लियर हो जाएगा। तो सवाल में बोल रहा है कॉइल है जिसका एरिया अपन को दे रखा है 200 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसे एक वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड में रखा है दैट इज 1.5 टी टेस्ला, टी फॉर टाइम, अलग अलग समय पे मैग्नेटिक फील्ड अलग अलग हो रही है। बोल रहा है प्लेन ऑफ द कॉइल एंड मैग्नेटिक फील्ड हैज एंगल 37 बिटवीन देम, तो कैलकुलेट द इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा फ्लक्स सिखाना चाह रहा हूँ। देखो मैग्नेटिक फ्लक्स बिल्कुल इलेक्ट्रिक फ्लक्स की तरह ही है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता था ई डॉट ए, उसी तरीके से मैग्नेटिक फ्लक्स होगा बी डॉट ए, दैट इज बी ए कॉस थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन बी एंड ए। तो पहले तो अपन को ये ध्यान रखना है, ठीक है, इस तरीके से अपन मैग्नेटिक फ्लक्स निकाल पाएंगे। ऑल राइट, अब इस क्वेश्चन पे अगर मैं आता हूं तो क्वेश्चन अपन को क्या बोल रहा है वो समझते हैं। एरिया अपन को पता है, फील्ड अपन को पता है, लेकिन उसने बोला जो भी अपना कॉइल है उस कॉइल और अपने मैग्नेटिक फील्ड के बीच में 37 डिग्री बन रहा है। कॉइल का एंगल मतलब कॉइल का प्लेन जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ 37 डिग्री बना रहा है। सपोज ये मैग्नेटिक फील्ड है और ये अपना प्लेन ऑफ द कॉइल हो गया, तो ये 37 बना रहा है, लेकिन हमें फ्लक्स निकालने के लिए बी ए के बीच का एंगल चाहिए। तो जो एरिया वेक्टर है वो आप देख सकते हो ऐसा जाएगा परपेंडिकुलर टू द सरफेस। अपन ने गॉस लॉ में बात की थी, दो प्रकार के सरफेस होते हैं, ओपन और क्लोज्ड। तो ये जो छोटा सा कॉइल है ये ओपन सरफेस है, तो ओपन सरफेस के लिए एरिया वेक्टर आप इधर भी ले सकते हो या नीचे साइड भी ले सकते हो। ओपन सरफेस में एरिया वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, आप जहां मर्जी वहां ले सकते हो, तो कोई टेंशन नहीं। तो एरिया वेक्टर को मैंने ऊपर ले लिया। अब आप देखो ये 37 और ये 90, तो अपन बोल सकते हैं बचा कुछ एंगल 90 माइनस 37, तो कितना हो जाएगा भाई, तो आप बोलोगे 53 डिग्री। तो जो भी फ्लक्स इसमें से जाएगी उसको लिख लेते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स को सबसे पहले लिखते हैं, तो हो जाएगा बी इंटू एरिया, सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर में बदलो तो 10⁻⁻⁴ इंटू कॉस 53 आपको लेना है, सही है। तो यहां से आप देखोगे मिल जाएगा अपने को फ्लक्स,
अब मैं इंड्यूस्ड ईएमएफ का मैग्नीट्यूड निकालना चाहता हूं, तो डी फाइव बी बाई डी टी कर लो माइनस के साथ, पर क्योंकि मैग्नीट्यूड निकाल रहा हूं तो उतना टेंशन नहीं है। तो टी का डिफरेंशिएशन यहाँ पे आप देखोगे तो वो 1 बन जाएगा, तो इतना टेंशन ही नहीं अपने को। तो अपन लिख सकते हैं बचेगा क्या, बचेगा 1.5 इंटू 200 इंटू 10⁻⁻4 कॉस 53 3/5 होता है, सही है। तो 5 1 जा 5 0.3 जा हो जाएगा। फिर आप देखोगे 0.3 इंटू 3 तो 0.9 हो जाएगा, और 9 2 जा 18 हो जाएगा। तो कुल मिला के आप देख सकते हो यहाँ पे बचेगा 1.8, इसके दो जीरो 10⁻⁻4 में जाके 10⁻⁻2 बन जाएंगे, तो वोल्ट में ये अपना फाइनल आंसर आएगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा। एक और बहुत शानदार मेरा बनाया क्वेश्चन अपन चेक करते हैं। मैं सवाल का स्टेटमेंट तो आपको नहीं दे पा रहा हूं, पर मैं सवाल आपको बता दे रहा हूं कि हमें बोल रहा है एक सोलेनॉइड है, ठीक है, उस सोलेनॉइड में जो करंट है वो ऐसा वेरिएबल करंट फ्लो हो रहा है। तो इस सोलेनॉइड में अपन को पता है मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, और इस सोलेनॉइड के फेस के सामने एक छोटी सी कॉइल रख दी है, इसका डाया 10 सेंटीमीटर दिया है। तो क्वेश्चन हमसे पूछता है कि जैसे इस सोलेनॉइड में करंट पास होगी तो इसका फील्ड चेंज होगा, तो जो भी मैग्नेटिक फ्लक्स इस कॉइल से लिंक्ड होगा वो भी चेंज होगा, तो एक इंड्यूस्ड ईएमएफ इस कॉइल में आएगी। तो इस कॉइल में कितनी इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगी ये अपन को बताना है। तो सबसे पहला काम है आप फ्लक्स लिखो, मैग्नेटिक फ्लक्स जो इस कॉइल से जाएगी। तो कॉइल में से जो मैग्नेटिक फील्ड जाएगी वो होगी म्यू नॉट एन आई, क्योंकि सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड यही होती है, इनटू कॉइल का एरिया पाई डी बाई 4 का होल स्क्वायर कर देंगे, पाई डी स्क्वायर बाई 4 अपने एरिया ऑफ द कॉइल हो जाएगी, इनटू कॉस को आप 0 डिग्री लेके चल सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं, क्योंकि मैग्नीट्यूड ही पूछता है जनरली। तो अब अगर मैं फाइव बी को लिखूंगा तो फाइव बी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने पे अपन को मिलेगा म्यू नॉट एन की वैल्यू है 10⁻3, करंट है 15 इंटू 20t-5t² इंटू पाई डी, डी की वैल्यू 10 सेंटीमीटर, तो 10/100 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, और cos 0 तो 1 बन जाएगा, ये हो जाएगा, सही है। अब इसमें देखो म्यू नॉट को आप लिख सकते हो 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 इंटू 10⁻3 इंटू 15 इंटू 20t-5t² इंटू π/4 और 1/10⁻2 बचेगा, क्योंकि ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, सही है। अब समझो, अब यहां से मुझे फाइव बी मिल गया। अब अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं तो डी फाइव बी बाई डी टी करूं तो इंड्यूस्ड ईएमएफ यहीं से आ जाएगा, उसका मैग्नीट्यूड, सही है। तो डिफरेंशिएशन में बस ये पार्ट ही तो डिफरेंशिएट होगा, बाकी सब तो एज इट इज ही आएगा। तो इन दोनों पाई स्क्वायर का एक 10 हो जाएगा, ये 10⁻3 से मिलकर 10⁻4 बन जाएगा। 10⁻4 यहाँ 7 से जाएगा तो 10⁻³ बचेगा, और नीचे से ये 2 और ऊपर आएगा तो 10⁻³ -2, तो मिलेगा 10⁻⁻5, ठीक है। नेक्स्ट 4 और ये 4 तो कैंसिल हो जाने वाला है, ठीक है, तो अपने पास बचेगा 15। तो यहाँ लिख लेंगे 15 इंटू, जब आप ये 20t-5t² को डिफरेंशिएट करोगे तो मिलेगा 20 - 10t। तो आप देख सकते हो कितनी आसानी से अपन इंड्यूस्ड ईएमएफ निकाल सकते हैं। तो जब भी इंड्यूस्ड ईएमएफ के केसेस आपको आएंगे तो दो बातें ध्यान रखनी है। पहला पॉइंट है कि यार मैग्नेटिक फ्लक्स लिख लो सिंपली बी ए कॉस थीटा, जहां पे एंगल थीटा इज बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात है, जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे डी फाइव बी बाई डी टी करोगे तो आपको इंड्यूस्ड ईएमएफ का मैग्नीट्यूड आ जाएगा। और अगर किसी क्वेश्चन में हमें डायरेक्शन पूछता है तो अपन बता देंगे लेंस लॉ के हिसाब से अपोजिंग नेचर से, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिए।